Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, my name is Fazan Farooq and today we are going to discuss a practice question from ACCA Study Hub. पहले तो ACCA थैंक यू सो मच कि आपने स्टडी हब में हमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए। ऑलरेडी क्या प्लान हमारे पास थी, बीबीबी भी थी आपने, और हमें क्वेश्चंस अब दे दिए कि 2.5 मंथ्स में हम इनकी भी प्रैक्टिस करें ताकि वर्ल्ड टॉप हमारा ही हो जाए। तो वर्ल्ड टॉप, नेशन टॉप करने के लिए दोनों किट्स के साथ स्टडी हब के सारे क्वेश्चंस भी करने चाहिए और पास होने के लिए कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। खैर, आगे बढ़ेंगे तो हम कहते हैं कि भाई NPO, NFP, NGO, ये कहते हैं कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन share many characteristics which those organizations whose main aim is to generate profit. NFP include government bodies, museum, charities। आगे मैं लिख दूं कि भाई बहुत सारे इदारे NFP या NGOs होते हैं, हमारे एशियन कंट्रीज में तो बहुत ही होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं बताओ NFP का एम और प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज का एम सेम है, अलग अलग है? तो भाई देखो, बात सुनो, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। FBT इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ, PM में भी एक टेक्निकल आर्टिकल इस पे जो है वो ACCA ने दिया। ACCA की वेबसाइट पे आपको मिल भी जाएगा। PM के पेपर में एक टेक्निकल आर्टिकल है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक जो है वो वीडियो के कमेंट में शेयर भी कर दूंगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन FR लेवल पे ऑफिशियल स्टडी हब में ये सवाल ACCA ने दिया है और मार्क्स देख रहे हैं आप। मार्क्स है 5। टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। ये रेशियो एनालिसिस के टॉपिक में ये क्वेश्चन उन्होंने डाला। आमतौर पे बच्चे रेशियो में क्या समझते हैं? फार्मूलों का रटा मारेंगे, थोड़े से कमेंट्री लिखेंगे, चलो 20 में से कुछ 10 12 15 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो बेटा अगर MPO दे देगा तो क्या कर लेंगे आप? तो पूरा पढ़ के जाना है। कंसोलिडेशन के साथ रेशियो कैसे होगा, NGOs के रेशियोज में क्या फर्क होता है, इन चीज़ों को भी कंसिडर करना है। तो इन्होंने स्टडी हब में डाला, इसका मतलब ये उनकी नज़र में है कि बच्चे NGO के रेशियोज को इग्नोर करके जाते हैं। अब बात जरा समझो, हम क्योंकि एशियन बच्चे हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाल, हमें इंग्लिश राइटिंग से आती है मौत। इंग्लिश लिखने में हमें आती है मौत। हमें कैलकुलेशन करवा लो, हमसे कैलकुलेशन सॉल्व करवा लो। टेक्स्ट का पेपर हम अच्छे बच्चों की तरह सॉल्व कर देते हैं। हम IAS IFRS से क्वेश्चन, ये मेरा कैलकुलेटर है, टक 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 टक, सर ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। बेटा लिखना भी तो है। जिन्होंने PM दे दिया उनको पता है कि किस तरह से ये थ्योरी पे घुमाता रहता है। तो FR में भी रेशियो में थ्योरी आती है ना बेटा। तो हमारी कौम को, सॉरी टू से, इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा मसला इंग्लिश लिखने का है, उनको समझ नहीं आता मैं लिखूं कैसे। तो इसका आंसर तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन मुझे इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने ये समझाना है कि इंग्लिश कैसे लिखनी है। बेटा देखो, बात सुनो, अब जो A लेवल्स करके आते हैं ना, उनको ये आइडिया होता है, लेकिन जिन्होंने A लेवल्स नहीं किया होता उनके लिए मैं स्पेशली ये बात बता रहा हूँ। कोशिश करनी चाहिए कि हम पैराग्राफ फॉर्म में जो है वो चीज़ों को लिखें, लेकिन अगर आपसे पैराग्राफ नहीं लिखा जाता तो 0 मार्क्स लेने से अच्छा है कि बुलेट पॉइंट्स में लिख दो, ठीक है। लेकिन कोशिश करनी यही चाहिए कि गोरा जो है ना, गोरा गोरा पैराग्राफ को ज्यादा समझता है तो पैराग्राफ फॉर्म में आंसर देना चाहिए। लेकिन अगर पैराग्राफ लिखने में आपको प्रॉब्लम है, आपको नहीं लिखने आता, तो फिर बुलेट पॉइंट से भी लिख के आ जाना, छोड़ना नहीं। अब मैं इसको आपको समझाऊं कि भाईजान क्या फर्क है एक NGO और एक प्रॉफिट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे बड़ा, सबसे पहला फर्क है उसके पर्पस या मिशन का। पर्पस या मिशन का सबसे बड़ा फर्क है। पर्पस या मिशन का फर्क कैसे है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, ये आपको भी पता ही है कि एक NGO होता है ना, एक NGO का मकसद होता है सोशल वेलफेयर। एक NGO का मकसद होता है कम्युनिटी को फेवर करना, कम्युनिटी की सपोर्ट करना। NGO कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती। NGO का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। NGO जो है वो
आम तौर पे सोशल सर्विस करने के लिए होती है, तो उसका गोल अलग। और जो हमारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मकसद है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो सर ये तो आपने बुलेट बता दिए, पेपर में कैसे लिखेंगे तो मैं बताता हूँ। आप पेपर में ऐसे लिखेंगे कि प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और गोल इज टू इंक्रीज इट्स वेल्थ और टू increase the wealth for the shareholders. How it can be achieved, ये भी लिखना पड़ेगा ना। The best way to achieve it या the best way to increase the wealth of the shareholder is through profitability. Increase through profitability. कंपनी को प्रॉफिट होगा, शेयर प्राइस बढ़ेगी, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी डिविडेंड देगी, शेयर होल्डर खुश। यही पैराग्राफ सर, यही बुलेट अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें, किसके लिए? एक एनजीओ के लिए, एक एनएफपी के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। सर कैसे लिखेंगे तो मैं पढ़ता हूँ। कोशिश करना ही जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको अपने हाथों से लिखना। एक मरतबा लिखने की प्रैक्टिस हो गई ना, तो इंशाल्लाह जब मार्क्स आएंगे और पास हो गए ना तो दुआ दोगे इंशाल्लाह। तो देखो एनएफपी में कैसे लिखेंगे, हम लिख देते हैं एन एनजीओ या एन एनएफपी या एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, private objective is not to make profit, their primary objective is to serve the community. खलास, बस खत्म, फिनिश। याद रखना आप गोरे से डील कर रहे हो, योर एग्जामिनर इज गोरा। तो अपने मुल्क के हालात को देखते हुए कमेंट नहीं करना, थोड़ा यूके के हालात देखना। मेरा बच्चा, मेरे दोस्त, मेरे प्यारों, बात ये समझना कि यूके के अंदर जो है ना, वो चैरिटीज इस तरह से इतनी नहीं होती जितनी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में खुली हुई हैं। वहां पे चैरिटीज नहीं, गवर्नमेंट ही सारी चीजों को चला रही होती है। तो हम ये कह भी सकते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट फंडिंग से जो है वो चैरिटीज चल रही होती हैं। गवर्नमेंट ग्रांट या चैरिटीज से चल रही होती हैं, या फिर डोनेशंस मिल रहे होते हैं। जैसे ऑक्सफैम वहाँ की बहुत बड़ी चैरिटी है तो वो डोनेशन से चलती है। बाकी जो बिजनेस है वो सेल करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा और उससे जो है वो कमाएगा। ठीक है, तो हम इसको अगर इंग्लिश पैराग्राफ में लिखें तो हम कैसे लिखें ये भी हम आपको पढ़ाते हैं। इसको भी आप कोशिश करना कि अपनी ज़बान में ज़रूर लिखो और फिर मैंने जो बोला उससे कंपेयर करो ताकि आपका मसला हल हो जाए। ठीक है, कर लेता हूँ सर। नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल एंटिटीज कैन मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर, सिंपल। दूसरा क्या लिखेंगे कि एनजीओ, एनएफपी primary objective is not to make profit, so they are mostly dependent upon the donations or government grants. खलास, वाओ, इतना आसान, वेरी गुड। तीसरी बात, बहुत सारे कंट्रीज में चैरिटीज को टैक्स एग्जम्पशन होती है, लेकिन जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको टैक्स देना पड़ता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो हम यूँ लिख देंगे कि टैक्सेशन, कॉर्पोरेशन टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन commercial entities या profit oriented entities on their profit reported. Sole trader profit is going to be charged from the individual person who is the owner of the business in case of profit. खलास। दूसरा क्या लिखेंगे, एनएफपी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक प्रॉफिट एंड यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस द चैरिटीज आर रिपोर्टिंग द रिपोर्टिंग लॉसेस, so government is going to support them through tax reliefs or waiver of tax. दूसरी एक बात याद रखना, हमारी जो कमर्शियल एंटिटी होती है वो देती है डिविडेंड। वो क्या देती है? डिविडेंड। शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को वो क्या कर रहे होते हैं? मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। तो अगर मैं एनएफपी या अपनी प्रॉफिट एंटिटी की बात करूं तो जो नॉर्मल कंपनी है वो डिविडेंड देती है। एनएफपी क्या करती है? एनएफपी आमतौर पे जो है वो डिविडेंड नहीं देती, एनएफपी का कोई ऑनर नहीं होता। प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको ऑनर बोलते हैं। चैरिटी का कोई ऑनर नहीं होता, तो यूजुअली देयर आर नो ओनर्स ऑफ एनएफपी। द बोर्ड इज गवर्निंग देम, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आर गवर्निंग देम। सो इफ दे मेक प्रॉफिट और इफ दे हैव सरप्लस अमाउंट,
यानी उनके पास अगर पैसा बच जाता है, सो दे आर गोइंग टू री इन्वेस्ट इन सर्विंग द कम्युनिटी और अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव। कि एनएफपी के पास अगर प्रॉफिट हो जाए या उनके पास पैसा बच जाए, जैसे वो कोई इवेंट करें और ज्यादा डोनेशन आ जाए, ज्यादा पैसे बच जाए और खर्च कम हो, तो प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको सरप्लस बोलते हैं। ये क्लब अकाउंटिंग होती है जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एनएफपी की अकाउंटिंग अभी आप लोग नहीं पढ़ रहे होते एफआर लेवल पे। तो उधर सरप्लस होता है, वो सरप्लस को भी वो री इन्वेस्ट करते हैं, किसी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को डिविडेंड के तौर पे नहीं देते। जबकि एक पब्लिक और नॉर्मल एंटिटी जो है, कमर्शियल एंटिटी जो है, वो अपने प्रॉफिट को विड्रॉ करता है। सोल ट्रेडेड तो ड्रॉइंग कर लेगा, और अगर कंपनी है उसके शेयर होल्डर हैं तो उनको डिविडेंड की फॉर्म में मिल जाएगा। जो कंपनी रिटेन करेगी वो कंपनी अपनी एक्टिविटीज को फाइनेंस करेगी ताकि और प्रॉफिट बूस्ट हो। यानी रिटेन अर्निंग में जितना भी प्रॉफिट रखा जाएगा, वो भी जो है वो क्यों रखेंगे, टू बूस्ट देयर फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। खलास याद रखना, फाइनेंशियल अपने जो है लीगल स्ट्रक्चर जो है वो भी थोड़ा सा फर्क होता है। एनजीओस को रिलैक्सेशन मिली हुई होती हैं, जबकि आपकी प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज जो हैं वो या तो पब्लिक कंपनी होगी या तो फिर वो प्राइवेट कंपनी होगी। अब ये जो मैंने बताया, आपने ये पैराग्राफ फॉर्म में जैसे मैंने बताया आपने ऐसे लिखना है। अब आप अगर इसी तरह इसको लिख लेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। अगर कोई पैराग्राफ फॉर्म में नहीं भी लिख सकता तो बुलेट पॉइंट्स में लिख देना, चलेगा, चल जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का ए पार्ट हमारा वही ऑब्जेक्टिव था कि एसएससीए का एम्फेसिस रेशियोज में जस्ट कैलकुलेटिंग ऑफ रेशियोज नहीं है, थ्योरी भी हो सकता है। तो ये हमने अभी देखा। अगला है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसने बोला क्या है, मांगा क्या है। ये तो रिक्वायरमेंट हमारे को किट में इधर उधर कहीं भी नहीं मिलती। तो जी यही तो मसला है, सिलेबस का पार्ट है, किट में नहीं है, तो फिर ये सब थोड़ी है कि पेपर में नहीं आएगा। डिस्कस करना है भाई, डिस्कस, प्रॉपर डिस्कशन करनी है। द डिफरेंट अप्रोचेस दैट मे बी रिक्वायर्ड व्हेन असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ एनएफपी। सर रेशो का सवाल था ये तो, आपने शुरू में बोला ये तो रेशो है, इसमें रेशो कहाँ दिख रहा है। तो बेटा असेसिंग द परफॉर्मेंस क्या होता है, रेशो ही तो हमारे को कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाता है, कि कंपनी अच्छा कमा रही है कि बुरा। अब सर हमने जिंदगी गुजार दी, रेशो की किट सॉल्व कर ली, ये कर लिया, किसी भी टीचर से पढ़ाओ, सारे टीचर्स ही जबरदस्त होते हैं, हर टीचर ही अच्छा पढ़ाता है, और वो बच्चे पे होता है कि वो कितना पिक कर रहा होता है। तो जिस भी टीचर से आपने पढ़ा उन्होंने रेशियोज में आपको ये फार्मूला, वो फार्मूला, फलाना फार्मूला। अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन ये होगी कि सर जो टीचर ने इतने सारे फार्मूले पढ़ाए थे, अब एनपीओ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। सर ये थोड़ा सा हमें बताइए कि यार एनपीओ की परफॉर्मेंस इवेल्युएट हम किस रेशो से करेंगे। क्योंकि अभी सर आपने थ्योरी में तकरीर फरमाई है कि एनपीओ जो है वो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं। तो जब उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये मार्जिन, वो मार्जिन, ये तो सब पीछे रह गए ना, ये सब तो खल्ली वल्ली हो गए ना। इन सब का क्या करना है, इन सबको तो छोड़ दें। हाँ बिल्कुल सही है, इन सबको छोड़ दें, इन सबको तो देखना ही नहीं है। क्योंकि एनपीओ का ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक मनी माय फ्रेंड्स। अब सर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना नहीं है, और मैं अगर उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल के आ जाऊंगा, और एनपीओ तो डोनेशन पे चलती है तो वो लाइबिलिटीज भी नहीं लेती, उसका कोई ऑनर भी नहीं होता, तो गेयरिंग रेशियो, डिविडेंड कवर, इंटरेस्ट कवर, फलाना कवर, ढिमकाना कवर, ये तो सारे सर हमें आते हैं, फिंगर टिप पे फार्मूलों के रट्टे लगे हुए हैं सर। वो अगर आप निकालोगे ना तो फिर एग्जामिनर आप लोगों का काम कर देगा। वो बोलेगा बेटा तबीयत सही है। जब तू ऊपर थ्योरी में समझ गया है मेरा बच्चा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका ओनर शेयर होल्डर नहीं है, वो डिविडेंड देती नहीं है, वो लायबिलिटी लोन्स लेती नहीं है, वो गवर्नमेंट फंडिंग पे या डोनेशंस पे चल रही है, और अगर उसके बाद पैसा बच भी जाता है सरप्लस तो वो लगा देती है किस पे, वो लगा देती है, अल्लाह भला करे और अल्लाह हम सबको कामयाब करे फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो लगा देती है किस पे, वो लगा देती है अपने ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में और जीरो कर देती है। तो ऐसी कंपनी के लिए सर रेशियोज तो नहीं निकलेंगे। तो यस,
इसीलिए तो उसने बोला है डिस्कस, इसलिए तो उसने बोला नहीं है कैलकुलेट। तो एनपीओ का सवाल जब भी होता है तो आमतौर पर इस पर डिस्कस करवाता है। तो मैं आपको बहुत पीछे ले जाता हूँ एफबीटी की तरफ, क्योंकि मुझे हम एक यूट्यूब पे मुखातिब हूँ, तो आई डोंट नो माय ऑडियंस कि किसी ने एफएड किया है, यानी किसी ने ऑडिट दिया होगा, किसी ने पीएम दिया होगा, किसी ने अगर ऑडिट और पीएम नहीं भी दिया तो एफबीटी तो सबने किया है। तो जिन्होंने ऑडिट का पेपर दिया हुआ है, जिन्होंने पीएम दिया हुआ है, उनके लिए ज्यादा एक एफिशिएंट बात है कि याद रखना एनपीओ का रेशो किस तरह होता है। एनपीओ का रेशो 3 E's होते हैं। एनपीओ के रेशियो कैलकुलेशन क्या होते हैं, 3 E's। ये जो मैंने अभी तकरीर की ना, ये यहाँ पहले पैराग्राफ में थी। अब मैं एनपीओ के रेशियो एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। एनपीओ के रेशियो नहीं, एनपीओ की परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती है थ्रू एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। अरे सर, ये तो ऑडिट के पेपर में जबरदस्त सर ने पढ़ाया, जिसने भी पढ़ाया, या एफबीटी में सर धुंधला धुंधला तो याद आ रहा है। तो खैर, अभी थोड़ा सा हम इसको बात कर लेते हैं। इकोनॉमी क्या होता है मेरा बच्चा? पैसे के पीछे भागो, सस्ता काम हो जाए, सस्ते में हो जाए बस। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? इनपुट को ध्यान से देखो ताकि आउटपुट अच्छा निकले। और इफेक्टिवनेस क्या होती है? मकसद पूरा होना चाहिए। तो एनपीओ को अपने ऑब्जेक्टिव्स में इकोनॉमी को, इफेक्टिवनेस को और एफिशिएंसी को देखना है। अब आपको पता भी है कि इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी और एफिशिएंसी आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं। तो वो एनजीओ के डायरेक्टर्स या जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी सवाबदीद, उनका डिसीजन होगा कि वो किस ई पे फोकस कर रहे हैं और किस ई को इग्नोर कर रहे हैं। याद रखिएगा, एनपीओ इकोनॉमी को जरूर देखती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कोई नीडी पर्सन जाता है ना, तो उसको ऐसे ही डोनेशन नहीं मिल जाता। कोई चला जाए कि भाई मेरे को जो है वो 2 लाख रुपए चाहिए, तो एनजीओ वाले चेक फाड़ के या कैश निकाल के 2 लाख उसके हाथ में नहीं रखते। प्रॉपर उसकी स्क्रीनिंग का, हर एनजीओ का अपना एक तरीका, अपना एक मेथड होता है। उस मेथड पे वो इवेल्युएट करते हैं, इज ही नीडी, इज ही अ गुड गाय, वॉट एवर द क्राइटेरियाज आर। उस पे इवेल्युएट करने के बाद ही डोनेशन का रिलीज करते हैं। क्यों? ऐसे ही दे दें? एनजीओ का थोड़ी अपना पैसा है, उनको तो आवाम दे रही है, सदका और खैरात उनके पास आ रहा है, गवर्नमेंट फंड कर रही है, चल रहा है, दे बांटते जाए। नहीं, ऐसे तो नहीं बांटते। क्यों नहीं बांटते बेटा? इसलिए नहीं बांटते क्योंकि उनके पास कैश जो आ रहा है ना, वो अंधा खाता नहीं है, वो लिमिटेड पैसा है। खत्म कर देंगे, पूरा साल चलाना है। रमजान शरीफ हर साल में एक बार आती है, जक़ात का जो इतना बड़ा इनफ्लो पाकिस्तान में एनजीओ को मिलता है, वो पूरा साल नहीं मिलता। रमजान में सबसे ज्यादा इंटेक होता है, जिसको एनजीओ पूरा साल घुमाती हैं, पूरा साल यूटिलाइज करती है। तो इकोनॉमी तो रखनी पड़ेगी। हर कोई आ जाए, मेरे को 2 लाख चाहिए, मेरे को 4 लाख चाहिए, मेरे को 5 लाख चाहिए, मेरे को 6 लाख चाहिए, मेरे को एसीसीए करना है। एसीसीए करना है, डोनेशन लेके एसीसीए करेगा तब सही है। ठीक है। तो यानी बात वो है कि भाई एनजीओ वाले बताए क्या बोलेगा, एसीसी इतना महंगा, इतनी महंगी क्वालिफिकेशन, इधर आपको हम है ना, हमारी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हम आईटी के कोर्सेज करवाते हैं, फ्री में करवाते हैं। आ जाओ, आईटी के कोर्स कर लो, एसीसी बीसीसी का फाइनेंस हम नहीं कर रहे, अपना इंस्टीट्यूट है, आ जाओ फ्री में पढ़ लो। सैलानी वेलफेयर एग्जाम्पल है, पाकिस्तान में है, वो फ्री में आईटी कोर्स करवाती है, खुद का इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। एसीसी फाइनेंस नहीं करते, नीडी बच्चे जाते हैं या कोई भी बच्चे जाते हैं, उनको बोलते हैं भाई आ जाओ हमारे पास पढ़ लो, पढ़ लो, फिर फाइवर पे इधर उधर जॉब करना, कमाना, फ्रीलांसिंग शुरू कर देना। एनपीओ ऐसे ही पैसा नहीं लुटाती, इकोनॉमी को बड़ा देखती है, क्योंकि कैश इज अ बिगेस्ट 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 कंस्ट्रेंट या लिमिटिंग फैक्टर फॉर एनजीओ। गवर्नमेंट भी उस वक्त ही पैसा देगी जब इकोनॉमी स्टेबल होगी। और आजकल की दुनिया, अल्लाह अकबर, आप सबको पता है क्या हाल है। अल्लाह सबको अपने खैर में रखे। और यहाँ पे हमने इस थ्योरी को कंप्लीट किया कि एनजीओ या एनपीओ पे अगर थ्योरी क्वेश्चन का पार्ट या सेपरेट क्वेश्चन या किसी भी तरह आएगा, तो हाउ टू डील विद इट। होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी या पूरी ही समझ आ गई होगी।
जितनी भी समझ आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और ये आंसर है, इसको एक बार रीड जरूर कीजिएगा।